तुम्हें पता है, कोर्सेज और कंटेंट बनाने के अलावा, लोगों को पढ़ाने के अलावा, मुझे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो है खुद से लाइफ के बारे में पढ़ाई करना। तो एक ना बहुत ही फेमस चीज़ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं होता अदर दैन द डिसीजंस दैट यू टेक इन द प्रेजेंट। आज मैं जो हूँ या जो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो आज सुबह जो मैंने उठ के डिसीजन लिया उसके बेसिस पे नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले महीने, पिछले महीने, पिछले साल या उसके भी पिछले साल जो मैं करते हुए आ रहा हूँ, उन सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट का एक रिजल्ट है ये। सिमिलरली अब अगर मैं प्रेजेंट में हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट में, तो आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल जो भी मेरा फ्यूचर होगा वो क्या होगा? हर रोज जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रेजेंट के अंदर, वही तो मेरा फ्यूचर होगा। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई कि यार ऐसे कौन से कोर्सेज है जो आपको नहीं करने चाहिए अपने प्रेजेंट के अंदर, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ऐसे वाले कोर्सेज की भी तो बात करो जो आने वाले 5-10 साल में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग हो सकते हैं। ऐसी जॉब्स जो शायद एआई ना ले पाए, ऐसी जॉब्स जो शायद एआई अगर ले भी ले, अपना रोल उसमें निभा भी दे, तो हम उसको कैसे सीख के और ज़्यादा अच्छी जॉब्स ले सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाए जहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली क्रक्स ऑफ द वीडियो बहुत सिंपल होगा। आई एम गोना टॉक अबाउट द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स या फिर कोर्सेज या फिर फील्ड्स इन 2035 या 2036, 2037, यानी कि आज से 10-12 साल बाद ऐसी कौन सी वो फील्ड्स है जो आपको हाईएस्ट पेइंग अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है। बट अगर वो 10 साल बाद है तो क्या आज कुछ नहीं करना भाई? अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो सब चाहिए तो आज से ही उसके पीछे एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर कोई 18-19 साल का है, ट्रस्ट मी, मैंने भी उसी टाइम पे अपनी जर्नी शुरू करी थी। आज 26 साल का हूँ, 8 साल लगे ये सब करने में, तो आपको भी 8 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लगेंगे 0 to 1 जाने के अंदर। तो बिल्कुल हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले पे आएगा साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड एआई एथिक्स। तो तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया का एक इकलौता रोल है जिसमें 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 0, बस एक ही है ये। मतलब कंपनीज के पास रोल्स है, कंपनीज के पास बजट है, बस ऐसे हमको लोग चाहिए स्किलफुल जो इसको फुलफिल कर दे। दैट इज ऑल। 4 से 5 मिलियन जॉब्स थी 2026 में ही इस पर्टिकुलर रोल के लिए, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक का था। 4 से 5 मिलियन जॉब्स, 50 लाख जॉब्स इसी रोल की। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस रोल के अंदर और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रोल है। अब हर चीज डिजिटल हो चुकी है, साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब, तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसका पे स्केल बस बढ़ता ही जाएगा। और ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर एआई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट एआई एथिक्स का भी जो मैंने रोल बताया, उसके अंदर भी आपका काम ये होगा कि एआई अपना जो काम कर रहा है, क्या वो अनबायस्ड है, क्या वो सेफ है, क्या वो एक्यूरेट है, ये सब करना। मैंने हमेशा हर एक वीडियो में बताया है कि यार एआई से डरो मत। एआई कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकता, ह्यूमन जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, लीडरशिप लेना, अपना जो भी आपने डेटा निकाला है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना, जो भी मैंने बताया। क्या एआई कुछ भी इसमें से कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। सो इन स्किल्स पे और जरा डबल डाउन करने की कोशिश करो। जो सब कुछ इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में है, इसका स्कोप अच्छा है, इसका रोल अच्छा है, एआई इसको इम्पैक्ट नहीं करता है और इसके अंदर बहुत हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज है। ये वाला एक चीज है जो आप मास्टर कर सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। नंबर 2 पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंस। जब मैं कॉलेज में था, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक सेमेस्टर में, आई थिंक सेमेस्टर 2 में एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट आया। उस टाइम पे मेरे को इतना, छोड़ दो क्या ही बोलूँ यार, वो यूट्यूब मेरी वीडियो हटा देगा। मैंने कहा ये सब्जेक्ट क्यों आया है भाई, मेरे बीकॉम ऑनर्स में इसका क्या लेना देना। द बेस्ट पार्ट वाज कि वो बहुत हाई स्कोरिंग था, इतना सिंपल। मतलब यार एक जगह पे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, एक जगह पे मेरा मैथ्स भी आ रखा है और बीच में एनवायरमेंटल साइंस। मैंने कहा इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मार्क्स वाइज बहुत आसान था, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, यार मैं 18 साल का था अपने सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैंने देखा कि यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें is not just in the geography books. Environmental science की बातें is not just around internet. It is actually super important. और इस particular role की या इस पर्टिकुलर कोर्स की अगर मैं बात करूं, खास करके अब्रॉड, यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर शायद फिर भी इतना नहीं है जितना बाहर है इसका इंपॉर्टेंस।
लोग यूजुअली ना इसको गलती करते हैं थ्योरी समझ के या लो पेइंग समझ के, क्योंकि हमारे स्कूल में ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी बुक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया ऐसा गया है, बट ऐसा है नहीं। ये एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज चेंज अब फ्यूचर इश्यू नहीं है भाई, ये प्रेजेंट का ही है। तो अगर तुम्हें स्टेबल, हाई पेइंग, सस्टेनेबल करियर चाहिए तो भाई दिस इज वन दैट यू शुड बी गोइंग फॉर। खास करके अगर तुम्हारा नंबर 1 इंटरेस्ट तो है ही, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू मिडिल ईस्ट, इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू यूरोप, इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू यूके, ये वहां पे एक मेन स्ट्रीम है। यहाँ पे फिर भी नहीं है। आपको लगेगा कि बंदा एक्टिविस्ट है, यहाँ पे फिर भी इतना नहीं है यार। आने वाले 5-10 साल में बढ़ जाएगा, तभी मैंने कहा 2035। बट अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हो लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, यू कैन गो आउट एंड डू दिस, इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। नंबर 3 पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन रोल्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे फाइनेंस रोल्स के लिए फॉलो करते हो, कॉमर्स के लिए फॉलो करते हो, तो CFA सुना है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA तक ने अपने कोर्स के अंदर ग्रीन एनर्जी की बात शुरू कर दी। बीच में AI का डाला था, फिर सस्टेनेबिलिटी का भी डाला। इतना सब कुछ ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंटल फैक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टिंग, ये सब कुछ भी डालना शुरू कर दिया है। फाइनेंस जैसी फील्ड इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज कर रही है। इमेजिन, जिसका ह्यूमैनिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फाइनेंस से, तब भी वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इमेजिन द स्कोप, इमेजिन द रोल, इमेजिन द इम्पैक्ट एंड इमेजिन द इम्पोर्टेंस इन सारी चीज़ों की ग्लोबली। अगेन मैंने बताया कि इन सब का शायद इंडिया में अभी भी मेजर स्कोप नहीं है, बट अगले 5 साल 10 साल में इंडिया में बहुत स्कोप बढ़ने वाला है। और बाहर तो इसका स्कोप डेवलप्ड नेशंस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंजीनियर्स नहीं, बट रोल्स लाइक एनर्जी एनालिस्ट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स और एनवायरमेंटल डेटा साइंटिस्ट, ये बहुत हाई डिमांड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी कंट्री में बन रहा होता है, वहां पे इनकी रोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे वो है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो यू कैन फॉलो फॉर दैट। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी अपग्रेड के लिए भी इनका रोल रहता है। It will be something never replaced by AI and always in demand, always high paying. नंबर 4 पे आएगा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स। हम यार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बट रियलिटी है कि अभी भी हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। जब हम बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है, जब हम बोलते हैं कि हमारे बजट में हम अभी भी पीछे चल रहे हैं, हमने अभी भी हमारा फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं वो मेंटेन्ड है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, विच इज नॉर्मल। बट अगर धीरे धीरे ये चेंज करना है, जिसे चाइना ने किया या US ने किया, वो कैसे होगा? वो इन्हीं चीजों से होगा। रोबोटिक्स इंक्लूड करके, ऑटोमेशन इंक्लूड करके अपने कामों के अंदर जब हम ये इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, जिन भी चीजों के लिए हम अभी शायद बाहर डिपेंडेंट हैं, मे बी मोस्टली चाइना के ऊपर या मे बी मोस्टली फॉर सम थिंग्स US के ऊपर, हम वहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। एंड अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं भी करूँ, रोबोटिक्स या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबली इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बूम कर रही है कि मैं उसका डेटा देख के शॉक हो गया था कि 100% प्लस ग्रोथ था उसका 2025 में। 100% प्लस ग्रोथ मतलब डबल हो गई थी वो चीज़। इतना ज़्यादा स्कोप है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तो अगर डेवलपिंग नेशन की मैं बात करूँ, इंडिया जैसे, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि हम मेक इन इंडिया में फोकस करें, हम चाहे कि यहाँ पे सब कुछ बन रहा हो, यहाँ पे सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जो चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। बट आप उसका हिस्सा कैसे बनोगे जब तक आप ये सब सीखोगे नहीं? दिस इज अनदर फील्ड, अनदर कोर्स दैट यू कैन गेट इनटू फॉर वेरी हाई पेइंग जॉब्स। नंबर 5, एरोस्पेस, एविएशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे 4 रोल्स है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सिंपल डायरेक्ट रखता हूँ ये वाला पॉइंट। फर्स्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेकंड है एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट, थर्ड है पायलट और फोर्थ इज ड्रोन ऑपरेशंस एक्सपर्ट। मोस्ट लोग ना ये सोच के ड्रॉप कर देंगे इस वाले पॉइंट को कि ये तो मेरे लेवल का है ही नहीं, बट रियलिटी है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने एंट्री बैरियर अब काफी कम कर दिया है। इंडिया में ड्रोन्स डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, मैपिंग, इंफ्रा, इंस्पेक्शन सब में यूज हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री है जो बस बूम करने वाली है। इतना ज्यादा बूम करेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज जिस चीज की बात अभी लोग कर नहीं रहे हैं, ये वो चीज है और ये ऑलरेडी ग्रो कर रही है। तो जब लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो ये और ज्यादा बूम करेगी। बहुत लोग होते हैं जो एविएशन में और एरोस्पेस में, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है।
नंबर 5 बताने से पहले अगर अभी तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन में हर बार तुम्हें बोलता हूँ यार, कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है उसको कमेंट कर देना जिसपे मैक्सिमम लाइक्स होते हैं, या जो भी टॉपिक मैक्सिमम टाइम्स रिकमेंडेड होता है मैं हमेशा उस पर वीडियो बनाता हूँ, तो वो कर देना। तो नंबर 6 पे फाइनली आता है साइकोलॉजी। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि एआई इस पर्टिकुलर फील्ड को रिप्लेस कर देगा, या जो ऑटोमेट काम हो सकता है उसको कर देगा, मोनोटोनस काम को कर देगा, सेल्स वालों को कर देगा। साइकोलॉजी वालों की कभी भी एआई जॉब ले सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं तो अपनी थेरेपी ले लेता हूँ चैट जीपीटी से, या मुझे कुछ सवाल होता है, कई बार एस्ट्रोलॉजी का भी होता है तो मैं वो भी पूछ लेता हूँ। पूछ सकते हो आप बिल्कुल, बट जिसने भी साइकोलॉजी डीपली पढ़ी है उसका मेन काम होता है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, इमोशंस वगैरह वो सब तो एक सेकंड के लिए भूल ही जाओ, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन होता है मेन काम। अगर यही नहीं आपको मिल रहा एआई से तो ये चीज रिप्लेसेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी या थेरेपिस्ट्स का जो रोल होता है वो हर साल 15 से 20% बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली भी एक फील्ड है जो बहुत ज़्यादा हाइपिंग अक्रॉस द टाइम रहने वाली है, एंड इट इज़ गुड टू सी कि लोग इसमें बिलीव भी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके थेरेपी ले लो, नॉट एट ऑल सेइंग दैट, बट अगर आप ले भी रहे हो या लेते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये बढ़ रहा है आने वाले टाइम में भी, और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही रहेगा। ठीक है, हम यार चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं, बट वो कभी भी इम्पैक्ट सेम रेप्लिकेट नहीं हो सकता है जो एक असली साइकोलॉजिस्ट आपको देगा। तो ये वाली भी एक फील्ड है जिसको आप कंसिस्टेंटली आगे यूज कर सकते हो। विद दिस आई रैप अप द वीडियो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और फील्ड है तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और भी लोग सीख पाए, और भी लोग ऐसी और फील्ड्स जान पाए। अगर लगे कि यार मुझे पता नहीं कि ये फील्ड होगी या नहीं होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और तब तक कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।